So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. तो अभी तक अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स के अंदर हमने डिफरेंशियल कैलकुलस कवर कर लिया है, इंटीग्रल कैलकुलस भी कवर कर लिया है। अब बचता हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस। सो वेक्टर कैलकुलस भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कवर करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाद में यहाँ पर नंबर आने वाला है वेक्टर कैलकुलस का। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है और किस किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ये सारे फैक्टर्स है जो कि हम लोग इसके अंदर डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन which consist differentials or derivatives known as डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल्स हो, जिसके अंदर डेरिवेटिव्स हो, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली दो पैरामीटर है जिसके बेसिस पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंडिविजुअल हो, आपको कैसे बुलाया जाएगा उसके लिए आपका एक नाम रखा गया है, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा उसके लिए दो पैरामीटर है जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं, जिनमें पहला पैरामीटर आता है हमारे पास में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पैरामीटर आता है हमारे पास में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in differential equation is known as ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दी गई है, तो उसके अंदर हाईएस्ट जो भी डेरिवेटिव आ रहा हो, हाईएस्ट जो भी डेरिवेटिव आ रहा हो, उसका जो भी ऑर्डर रहेगा उसी को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। अभी मैं एग्जांपल से भी आपको ये बात बताऊंगा, पहले स्टेटमेंट से बता रहा हूं, उसके बाद में आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when highest order derivative when the derivative is free from radicals known as degree of differential equation।
क्या क्या मतलब है इन दोनों स्टेटमेंट्स का, मैं आपको बताता हूं। यहां पर लेट अस सपोज यहां पर आपको दिया गया हो d2y dx2 प्लस 3 dy बाई dx का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ भी लिख दिया हमने। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो होने वाला है 2। डिग्री की बात करें तो डिग्री की बात करते टाइम आपको सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1। तो अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, इसका मतलब ये हुआ इसकी जो डिग्री है वो भी क्या होने वाली है 1। इसकी पावर 2 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसी के बेसिस पर आप यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिसाइड करते हो। तो मेरे ख्याल से पहले दो टर्म, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। कभी कभी इसके अंदर कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, लाइक d3y dx3, इसकी पावर आपको दे दिया गया 3/2 इक्वल्स टू d3y dx3, इसकी पावर आपको दे दिया गया 2/3। आपको बोला गया है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डेरिवेटिव इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स आल्सो। रेडिकल्स क्या होते हैं आपको बताऊंगा। फ्रैक्शनल पावर्स आल्सो, फ्रैक्शनल पावर से भी वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए, पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंटीजर आपको देखने को मिलना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं सर यहाँ पर जो 3/2 और 2/3 फ्रैक्शनल पावर में दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। आपको क्या करना है, d3y dx3, इस साइड में पावर आपको दी गई है 3/2 और उस साइड वाली पावर को ले आओ इधर 2/3 इक्वल्स टू 1। d3y dx3, एलसीएम लिया हमने 6, ये आ गया आपके पास में 9 - 4 इक्वल्स टू 1। d3y dx3 5/6 इक्वल्स टू 1। दोनों साइड होल 6 कर दो, d3 dx3 और ये बन जाएगा पावर 5 इक्वल्स टू 1। अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, और अब जब आप इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं तो यहां पर दिखाया जाएगा कि जो ऑर्डर आ रहा है आपके पास में वो तो आप देखेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 3 डिग्री, इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है वही आपके लिए क्या बन जाएगी, डिग्री। तो फ्रैक्शनल पावर का मीनिंग क्या है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही है। रेडिकल्स का मतलब क्या है कि अगर आपका डेरिवेटिव, उस डेरिवेटिव के अंदर मान लीजिए अगर वो dy/dx आपको दिया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो लॉग के साथ दिया जा रहा है, साइन के साथ दिया जा रहा है, कॉस के साथ दिया जा रहा है, एक्सपोनेंशियल के साथ दिया जा रहा है, तो इस तरह के जो फंक्शन है उनको आप रेडिकल्स के अंदर रखते हो। सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन को रेडिकल में नहीं रखते हो। मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेटिव आपका है dy/dx, अगर वो ln के साथ आ गया हो, साइन के साथ आ गया हो, लाइक ऐसा दिया गया हो ln dy/dx, साइन dy/dx, तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे कि इस फंक्शन के अंदर जो डेरिवेटिव है वो रेडिकल्स के साथ में, तो या तो वहां पर पॉसिबिलिटी हो रेडिकल्स को हटाने की तो हटाओ, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप बोलेंगे ऐसे में इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर आप वहां पर रेडिकल को नहीं हटा पाते हो तो। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बताइए। ये जो चैट बॉक्स दिया गया है इसे यूज कीजिए और बताएं कि जो मैंने अभी आपको बताया डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? अगर कोई भी इसमें डाउट है तो डाउट लिखिए, अगर क्लियर हो गया है तो एक बार लिख दीजिए कि क्लियर हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़े यहां से। ओके, क्लियर।
ठीक है, बढ़ते हैं यहां से आगे। अगर हम लोग देखें यहां पर जो नेक्स्ट टर्म हमारे सामने आने वाला है वो है बेसिकली फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर गेट के अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन कैसे रही है। अगर आपको यही नहीं पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन रही है तो फिर ये कैसे पता करोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कैसे सॉल्व होती है। प्रॉब्लम जो है वो आई कहां से, पहले ये तो पहचानना पड़ेगा। जब ये पहचान जाएंगे तो फिर पता करेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो मैं आपको यहां पर सबसे पहले ये बता रहा हूं फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फॉर्मुलेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और बेटर टर्म इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है। देखिए बेसिकली इसके तीन ही स्टेप है। अगर मैं आपको बताऊं स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप्स लिख देता हूं फिर एक बहुत अच्छे एग्जांपल दूंगा आपको। स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कर्व लिख दो, फैमिली ऑफ कर्व क्यों लिख रहे हो। अभी बताएंगे सब कुछ। ये बोल रहा है कि सबसे पहले जो भी फैमिली ऑफ कर्व दिया गया उसे लिखो। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट as many times as number of arbitrary constant occurring in it। इस फैमिली ऑफ कर्व में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उतनी ही बार आप उस फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए। क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रिप्लेस all the arbitrary constant by इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 जो है बेसिकली उसकी मदद से जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके पास में आ रहे हैं उनको आपको रिप्लेस करना है और आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगी। क्या प्रोसीजर है, बाय द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फाइंड the differential equation for the family of circles touching y-axis at origin। देखिए गेट में बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व जो होता है ना वो आपको गिवन होता है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होती है। लेकिन मैंने जानबूझ के उससे भी एक स्टेप ऊपर का क्वेश्चन ले लिया कि फैमिली ऑफ कर्व भी नहीं गिवन। अगर फैमिली ऑफ कर्व भी नहीं गिवन तो कैसे फाइंड किया जाएगा। ये बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। अगर मैं बात करूं किन फैमिली ऑफ कर्व की चर्चा हो रही है तो ये बोल रहा है कि ऐसे सर्कल्स की बात हो रही है जो कि वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच हो रहा है, मतलब ये वाला सर्किल, मतलब ये वाला सर्किल, मतलब ये वाला सर्किल, मतलब ये वाला सर्किल।
इस तरह के जितने भी सर्किल है ना, उन सब सर्किल के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। एक सर्किल के लिए नहीं, इस तरह के जितने भी सर्किल है उन सब के लिए। इसलिए यहां पर टर्म यूज होता है फैमिली ऑफ कर्व। यहां कर्व कैसा सर्किल, इसलिए बोला जा रहा है फैमिली ऑफ सर्किल। तो हम जानते हैं कि सर बेसिक जो इक्वेशन होती है सर्किल के लिए वो कैसी होती है, वो होगी आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें जो सेंटर होता है सर्किल का वो होता है -g, -f। अब इन फैमिली ऑफ कर्व को देखकर ये क्लियर हो पा रहा है कि जो भी सेंटर होगा किसी भी सर्किल के लिए आप लेकर देख लीजिए, उनका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। जो भी आपके पास में सेंटर होगा सर्किल का, उनका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होने वाला है, यहाँ पर 0 होने वाला है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यहाँ पर f जो है वो तो 0 होगा। तो जो इक्वेशन है सर्किल की वो बन जाएगी कुछ ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमको पता है हर एक सर्किल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। हर एक सर्किल जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर ओरिजिन से पास हो रहा है। सो इसका मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाइड करेगा। 0 स्क्वायर 2g0 प्लस c बराबर 0। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। सो फाइनली जो फैमिली ऑफ कर्व आपके पास में आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल्स टू 0। ये है आपका फैमिली ऑफ कर्व। सर इसे फैमिली ऑफ कर्व क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि g जो है वो कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 5 6 7 8 9 10। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जी के लिए डिफरेंट सर्कल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फैमिली ऑफ कर्व, और इसे बोला जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है आपके पास में, सिर्फ एक। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहला स्टेप, राइट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, हमने लिख लिया। दूसरा इक्वेशन, डिफरेंशिएट एज मेनी टाइम्स एज नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट अकरिंग इन इट। हमने कहा एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो इसे। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2g इक्वल्स टू 0। अब आप यहां से देख सकते हैं कि 2g इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2x प्लस 2y dy बाई dx। ये आपके पास में 2g की वैल्यू आ रही है। अगर ये 2g की वैल्यू आपके पास में आ रही है तो उसने क्या बोला, एक बार एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है, एक बार डिफरेंशिएट करो और उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 की मदद से उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपको ये मिला है, 2g को रिप्लेस कर दो इससे। तो जैसे आप 2g को रिप्लेस करेंगे इससे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y dy बाई dx x इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ गई आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? सभी स्टूडेंट्स कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की है, ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन को यार यूज करो और बताओ। आप अगर बताओगे नहीं समझ में आया नहीं आया तो फिर मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि लाइक कैमरे को पढ़ा रहे हैं, कैमरा तो नहीं बोलेगा। बाकी स्टूडेंट्स आपको मतलब मैं रोज यही चीज बताता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन को यूज कीजिए और रिस्पॉन्ड कीजिए। मतलब अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं किसको पढ़ा रहा हूं तो आप लोग सीखेंगे कैसे?
बाकी स्टूडेंट्स? अब देखो ऐसा वेट करने से आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि आप यस लिखते क्यों नहीं हो। अब अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूं तो ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि सामने वाला ये तो बोलेगा समझ आया कि नहीं आया। तो सिर्फ पवन, कल्याणी, आकाश, या तो ये तीन ही लोग हैं जिनको समझ में आया है। बाकी लोग अगर समझ नहीं आया तो नो लिखो, वापस रिपीट करेंगे। तो ऐसा तो नहीं ना सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने के लिए क्लास में आते हो, मैं फालतू इतना एफर्ट डाल रहा हूँ। स्ट्रेंज यार, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने तो ठान रखा है कि हमें जवाब देना ही नहीं है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर y इक्वल्स टू दिया गया है a sin x प्लस b cos x। आप देख सकते हैं अगर ये एक फैमिली ऑफ कर्व है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक a है और एक यहाँ पर b हमें दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो पहली बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में a cos x माइनस b sin x, y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस a sin x माइनस b cos x, y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस a sin x प्लस b cos x। अब अगर आप यहां पर देखें y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस, ये जो आपके पास में पार्ट है इसको क्या बोला जा रहा है? y। सो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। y डबल डैश का मतलब है d2y dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। सो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको फॉर्म करनी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जितने आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं उनको आपको फैमिली ऑफ कर्व को उतनी बार डिफरेंशिएट कर देना है, अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ टाइप्स में कैटेगराइज कर रखा है। टाइप नंबर वन को बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल क्या मतलब होता है इसका? मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, अगर यहां पर एक्स और वाई का फंक्शन अलग अलग हो पा रहा है, सो dy के पास में आप शिफ्ट कर देंगे y का फंक्शन, और dx के पास आप शिफ्ट कर देंगे x का फंक्शन, और उसके बाद में इंटीग्रेट कर देंगे।
जैसे मेरे ख्याल से इतना करेंगे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको दिया जा रहा हो dy बाई dx इक्वल्स टू, यहां पर मान लीजिए आपको दिया गया हो e x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। सिंपली ये क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि सर यहाँ पर f ऑफ x कॉमा वाई है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। सो आप इसे लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू, ये आ रहा है ex प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ey। सो ey जो है उसको dy के पास भेज दो और जो बच गया है उसको dx के पास भेज दो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो ey का इंटीग्रेशन ey, ex का इंटीग्रेशन ex, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। कांस्टेंट हमेशा आपको ऐड करना पड़ेगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में। सो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया कि किस तरीके से यहाँ पर आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जहां पर आपको वेरिएबल्स को अलग करना पड़ रहा है। अब अगर आप बात करें दूसरी कैटेगरी, टाइप नंबर 2। सो टाइप नंबर 2 बोल रहा है रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि डायरेक्टली वेरिएबल्स अलग नहीं हो पा रहे हैं, पर अगर आप किसी को t मान लेते हो, लाइक dy बाई dx इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई। अब अगर आप साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हो तो ऐसे कंडीशन में x और y के फंक्शन को अलग अलग नहीं किया जा सकता। x एंड y के फंक्शन को अगर अलग अलग नहीं किया जा सकता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस पार्ट जिसको अलग नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अलग नहीं कर पा रहे, विच इज x प्लस वाई, इसको t मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर x प्लस वाई को क्या मान लिया, t मान लिया। तो ये बन गया 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx। तो यहां से हम बोल सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx माइनस 1। तो ओवरऑल ये जो dy बाई dx आ रहा है आपके पास में, इसको हमने क्या बोल दिया, dt बाई dx माइनस 1, और ये आ गया आपके पास में साइन t। तो आप बोल सकते हैं यहां से dt बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस साइन t। सो आप बोल सकते हैं dt डिवाइड बाय 1 प्लस साइन t इक्वल्स टू dx। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। अब ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया। सो इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। 1 प्लस साइन टी डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस साइन टी न्यूमरेटर में आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी dt इक्वल्स टू dx। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि सर इस तरह की प्रॉब्लम में ये ऊपर जो आ रहा है आपके पास में 1 माइनस साइन टी, डिनोमिनेटर में बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी dt इक्वल्स टू dx। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan t sec t dt इक्वल्स टू dx। सो फाइनली ये बन जाएगा tan t माइनस ये बन जाएगा sec t x प्लस c, और उसके बाद में जो भी आपने t माना था उसको वापस पुट कर दो, tan x प्लस वाई माइनस sec x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस c। ये आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है जो मैंने बता दिया। ये आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है, और मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं आ रहा होगा। ये आपका टाइप नंबर 2 है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ टाइप में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। सो फर्स्ट टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंड टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, अब बात करते हैं थर्ड टाइप। डाउट तो तुम्हें कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि तुम यस नो ही नहीं बोलते हो तो डाउट क्या बोलोगे। थर्ड टाइप बोल रहा है कि अगर आपके पास में एक प्रॉब्लम दिया गया हो dy बाई dx इक्वल्स टू f1x कॉमा y डिवाइड बाय f2x कॉमा y। f1x कॉमा y एंड f2x कॉमा y आर
होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, देन put y equals to vx, put y equals to vx. अगर y equals to vx है, dy by dx equals to v plus x dv by dx. अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें dy by dx को यहां से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसके अंदर जहां पर भी y होगा उसकी जगह आप vx पुट कर देंगे. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम की, dy by dx equals to x square y divided by x cube plus y cube. ये हमारे पास में प्रॉब्लम है और ये अगर हमारे पास में प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. हमने देखा कि सर यहाँ पर कैसे आप चेक करते हो होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है. अगर f ऑफ x, y आपको दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे f ऑफ kx, ky को. इनमें से अगर kn बाहर आ रहा है और ये बन जा रहा है f ऑफ x, y, तो इसका मतलब ये n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसकी जगह अगर kx, इसकी जगह अगर ky पुट करेंगे तो k क्यूब बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी k क्यूब बाहर आ जाएगा. मतलब दोनों के दोनों ही आपके पास में थर्ड डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन है. तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या बोला गया है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या बोला गया है, पुट y इक्वल्स टू vx एंड dy by dx इक्वल्स टू v plus x dv by dx, v plus x dv by dx. अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो dy by dx को रिप्लेस कर दो, v plus x dv by dx इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर वाई जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह आप पुट कर देंगे vx, एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह आप पुट कर देंगे vx. तो ऐसे में v प्लस x dv बाय dx, ये बन गया आपके पास में v एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस v क्यूब एक्स क्यूब. एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास में v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v क्यूब. तो यहां से बन जाएगा आपके पास में x dv बाय dx. ये बन रहा है v 1 प्लस v, 1 प्लस v क्यूब माइनस v. यहां से अगर आप 1 प्लस वी क्यूब एलसीएम ले लेते हो तो v माइनस v4, v से v कैंसिल आउट हो गया. ये बन गया आपके पास में x dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस v4 1 प्लस v क्यूब माइनस v4 1 प्लस v क्यूब. अब जो भी v का फंक्शन है उसको dv के पास ले आओ, ये बन जाएगा 1 प्लस v क्यूब डिवाइडेड बाय v4. अब दोनों साइड लगा दो इंटीग्रेशन. सो फाइनली आप कहेंगे यहां पर माइनस 1 अपॉन v4 dv माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx. अगर हम लोग बात करें यहां पर माइनस v माइनस 4 प्लस 1, इंटीग्रेशन करने का तरीका यही होता है, माइनस ln v इक्वल्स टू उसका इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस c. सो आप देख सकते हैं यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 1/3 v क्यूब माइनस ln v इक्वल्स टू ln x प्लस c. 1/3 y इक्वल्स टू vx था तो v इक्वल्स टू यहां पर क्या आ जाएगा y बाई एक्स होल क्यूब माइनस ln y बाई एक्स इक्वल्स टू ln x प्लस c. ये आपके पास में सॉल्यूशन आ गया और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. यस तो आप बोलेंगे नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं.
उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 टाइप मैंने बता दिया डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर मैं बात करूं टाइप नंबर 4 के ऊपर, तो टाइप नंबर 4 आता है आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहली चीज तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अभी से फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। देखिए y इक्वल्स टू आपको फंक्शन दिया जाता है fx, इसके अंदर ये जो x होता है ना, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो y आपके पास में, इसको बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियरली देख पा रहे हैं ना, ये इंडिपेंडेंट है और ये कौन है, डिपेंडेंट है। y इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है लीनियर होगा, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी कैसी हो जाएगी, लीनियर। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर कब होगा, जब इसकी टर्म आपको y मिलेगी, dy बाई dx मिलेगी, d2y बाई dx2 मिलेगी, d3y बाई dx3 मिलेगी, ये एंड सॉन, ये सारी की सारी लीनियर टर्म होगी। तो फिर नॉन लीनियर क्या होगी, अगर आपको y स्क्वायर मिल रहा है, अगर आपको y dy बाई dx मिल रहा है, अगर आपको dy बाई dx का स्क्वायर मिल रहा है, अगर आपको साइन y मिल रहा है, इस तरह की कोई भी टर्म अगर आपके पास में आती है तो इसे बोला जाएगा नॉन लीनियर टर्म। तो किसी भी तरह की टर्म अगर आपको देखने को मिल रही है इसमें से, तो ये बन जाएगी आपके पास में नॉन लीनियर, ये बन जाएगी लीनियर। सो अगर y आपके पास में इस तरह की टर्म में है, लीनियर टर्म के अंदर है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन y अगर आपके पास में नॉन लीनियर टर्म में है, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं हो सकती। तो जब आपका y लीनियर तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, जब आपका y नॉन लीनियर तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी नॉन लीनियर। x से हमें कोई मतलब नहीं है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो बेसिकली दी जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाती है वो दी जाती है dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। इसमें देखिए y आ रहा है और dy बाई dx आ रहा है, मतलब कहीं पर भी इसका मल्टीपल, कहीं पर भी इसकी पावर एक से ज्यादा नहीं आ रही है, इसका मतलब ये लीनियर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी। तो यहां से सबसे पहले आप पता करेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये IF दिया जाता है IF इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ध्यान रखना, जब IF फाइंड करेंगे तो p को इंटीग्रेट करते टाइम कोई भी प्लस c नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो IF आपको मिल गया। IF मिलने के बाद में इसका जो सॉल्यूशन दिया जाता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया जाएगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, ये आपके पास में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे इसको आप डील करने वाले हैं, कैसे आप इसको यूज करने वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पर dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर है या नहीं है। अब यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने दी है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। इसमें से कोई भी y नहीं हो सकता, क्योंकि अगर p y का फंक्शन हो गया तो y की पावर जो एक से ज्यादा हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगा वो। सो आप देख रहे हैं यहां पर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कनेक्ट करें तो dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x स्क्वायर। सो देखिए p और q दोनों x के फंक्शन है, यहाँ पर dy बाई dx है, यहाँ पर y है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने यहाँ पर लिखी है,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? अगर इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हिच इज E P dx। तो अगर आप देखेंगे 2x का इंटीग्रेशन आ गया x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x स्क्वायर। तो ये आपके पास में आ गया IF। अगर ये आपके पास में IF आ गया तो अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे लिखा जाएगा सॉल्यूशन? y मल्टीप्लाई बाय IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई बाय IF dx प्लस c। सो y तो एज इट इज रहेगा IF e x स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q है e माइनस एक्स स्क्वायर और IF है e x स्क्वायर dx प्लस c। सो फाइनली ये बन जाएगा y e x स्क्वायर, यहाँ 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। हाँ देखो, अगर किसी में थोड़ी बहुत हिम्मत आई हो जो ये लिख सके कि हाँ सर क्लियर हो गया, तो आप लोग बता सकते हो। क्या आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे? अच्छा चलो, किसी ने तो कमेंट सेक्शन को यूज किया। क्या आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे? मतलब जबरदस्ती नहीं दूंगा मैं, आप सॉल्व करना चाहेंगे तभी देंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के इनकम्प्लीट रहती है। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा एकदम लाइक प्रवचन की तरह सुनते रहते हो। अब ये इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको पता ही नहीं कि कमेंट होता कहां से है, या फिर कोई और समस्या है कि भाई आप कमेंट करना ही नहीं चाहते हो। मैथमेटिक्स जो है अगर बिना प्रैक्टिस के आपने पढ़ ली है तो वो किसी काम की ही नहीं है, क्योंकि यहां पर भले कितना ही कॉन्सेप्ट सीख लो, पर एट द लास्ट जब तक प्रैक्टिस नहीं आएगी, जब तक आपने क्वेश्चंस नहीं किए तब तक वो सब बेकार है। आपको पता होगा, मैं खुद आपको ये बोलता हूं कि यार 2 घंटे यहां पढ़ते हैं, लेकिन ये टाइम सफिशिएंट नहीं है, इतने टाइम से कुछ नहीं होगा। तो अब इसके लिए हमने आपकी क्लास को भी एक्सटेंड किया, जो वीक में 4 दिन होती है क्लास, शायद आपको फ्राइडे सैटरडे संडे का या इनमें से भी किसी दिन का शेड्यूल मिला होगा। इसके अलावा अगर YouTube की बात करें तो YouTube पर भी मैं क्लास लेता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग और क्वेश्चंस वहां पर देख सको। तो अगर आप चाहें एक क्वेश्चन ट्राई करना, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, यहां से भी अगर आप देखें तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहां पर आपको दिया होता है लाइक y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। तो ये पुट करके आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 0 0 0 प्लस c, तो c बराबर आ गया 0। तो ये इक्वेशन जो है ये बन गई y e x स्क्वायर इक्वल्स टू x। अब अगर कोई हमें बोलता है कि फाइंड y एट x इक्वल्स टू 1, तो हमने बोला x इसमें 1 पुट कर दो, e 1 1, तो y इक्वल्स टू 1 बाई e। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हो। जैसे मानिए यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं, अब 2-4 लोगों ने यस बोला है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद वो लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 2xy इक्वल्स टू 2 ln x बाई x। साथ ही में आपको दिया गया है जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। तो बताओ जब x की वैल्यू e होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको इसका आंसर देना है, जब x की वैल्यू e होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो गेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 to 4 मिनट्स दिए जाते हैं। तो मैं सेम आपको टाइम देता हूं, आप लोग इसे सॉल्व करके मुझे जरूर बताएं।
इसे सॉल्व करके बताएं, और मैं इसकी बैटरी भी बदल लेता हूं जब तक। 2 मिनट बचे हैं, 3 मिनट अभी तो। सॉल्व करो सभी लोग। तो जी की कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए, किसी को आंसर मिला हो? कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसको आंसर मिला हो? कोई भी नहीं है? मैं ही जिसको आंसर मिल रहा है। देखो क्या करना था क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो पहचानना है कि सर ये कौन सा टाइप है। हमने कहा कि यहाँ एक एक्स स्क्वायर आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म थी सर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो पहले। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2ln x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना चाहिए था। सो अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स एक्स कट गया, ये बन गया 2 बाई एक्स वाई। यहां से 2
ln x डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से p जो है 2/x एंड q जो है 2 ln x डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब अगर आप देखें यहां पर p और q अगर आपको मिल गया तो ऐसे कंडीशन में अगर आप फाइंड करेंगे IF, तो IF आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 2/x dx। e टू द पावर 2 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/x dx, e टू द पावर 2 ln x, e टू द पावर ln x स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये की पॉइंट था इस कंप्लीट क्वेश्चन का। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना लिख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यार अब क्या करें। जब वो यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर q मल्टीप्लाई बाय IF करते हैं तो बहुत खराब इक्वेशन बन जाती है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक x स्क्वायर है। तो अब अगर आप यहां पर लिखने जाएं सॉल्यूशन तो ये बनेगा y मल्टीप्लाई बाय IF इज x स्क्वायर इंटीग्रेशन q 2 ln x डिवाइड बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो ये बन जाएगा आपके पास में y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ln x डिवाइड बाय x dx प्लस। तो इधर लिख देते हैं, मेरे ख्याल से लिखा जा सकता है इधर। सो y एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा 2। अगर आप देखिए ln x को t मान ले तो 1/x dx क्या बन जाएगा dt। तो मेरे ख्याल से ये आ रहा होगा ln x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। 2 से 2 कट गया। ये बोल रहा है जब 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 x 1 है तो c कितना आ रहा है, तो y 0 दे रखा है। जब x 1 है तो y कितना है 0 दे रखा है, तो c कितना आ रहा है 0। तो इक्वेशन जो है वो आपकी हो गई y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ln x का स्क्वायर। अब बोल रहा है जब x बराबर e है तो y की वैल्यू बताओ, तो y e स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो 1 हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1/e स्क्वायर। देख लीजिए एक बार जल्दी से, ऐसा आपको करना चाहिए था, ऐसा आपको करना चाहिए था। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सो 2007 के अंदर जब IIT कानपुर ने पेपर बनाया था, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने दिया था। मैं सेम क्वेश्चन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये बोल रहा है इफ y डैश माइनस x नॉट इक्वल टू 0, ऐसा उसने दिया था। मतलब जनरली क्वेश्चन जो आता है ना वो ऐसे आता है, एक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व कर दो बस। लेकिन 2007 में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था, वो बोल रहा था इफ y डैश माइनस x नॉट इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ, then the solution of y dash bracket y dash plus y dash plus y equals to x square plus xy, x square plus xy। और साथ में ये भी दिया गया है आपको y when x equals to 0 is 2 is। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था जब 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन अभी तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। इसलिए क्वेश्चन था क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दी नहीं गई है, वहां पर एक कंडीशन दी गई है, और वो कंडीशन क्या है, y डैश माइनस x नॉट इक्वल टू 0। बोल रहा है इस कंडीशन को यूज करो। अब इस कंडीशन को कैसे यूज करेंगे, देखिए जनरली अगर ये कंडीशन नहीं होती तो क्वेश्चन सिर्फ उतना सा होता। हमने कहा अगर उसको सॉल्व करें तो y डैश प्लस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई करने से y डैश का स्क्वायर प्लस y डैश y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। y डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y डैश y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर देखें आप यहां पर तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y डैश माइनस एक्स y डैश प्लस एक्स।
आपने यहां से y कॉमन ले लिया, y डैश माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, y डैश माइनस एक्स, y डैश प्लस एक्स प्लस y इक्वल्स टू 0। अब अगर हम लोग देखें, अगर ये क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं होती तो आप लिखते y डैश माइनस एक्स बराबर 0 होगा और y डैश प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला कि ना ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये इक्वल्स टू 0 हुआ होगा। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो आप यहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, यहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और y के दो सॉल्यूशन आ जाते हैं। लेकिन बेसिकली उसने बोला कि ना ये तो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसको तो यूज कर ही नहीं सकते, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, y डैश प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। y डैश की अगर हम लोग बात करें तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये तो सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहां से p इक्वल्स टू 1, यहां से q इक्वल्स टू माइनस एक्स। सो हमने कहा कि एक काम करते हैं, आइए फाइंड कर लेते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx 1 dx, सो ये बन गया ex। अब अगर हम लोग लिखने जाए सॉल्यूशन, सो ये बनेगा आपके पास में y if अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आएगा ex इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये बनेगा आपके पास में if और q क्या है आपके पास माइनस एक्स, अरे if ये e की पावर x माइनस एक्स dx प्लस c, y ex माइनस इंटीग्रेशन x ex dx प्लस c। आपको पता होगा इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए मैंने एक शॉर्टकट आपको बता रखा है, हमने कहा पहले लिखो x फिर लिखो ex, x का डिफरेंशिएशन 1 0, इसका इंटीग्रेशन ex, यहां पर लिखो प्लस माइनस प्लस, पहली टर्म और दूसरी टर्म। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन आपके पास में बन जाएगा y ex इक्वल्स टू माइनस x ex माइनस ex प्लस c। सो y ex is equals to minus x ex plus c। ये आपके पास में सॉल्यूशन आने वाला है। अब अगर यहां पर आप देखें तो उसने बोला जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 है, तो आपने यहां पर 2 पुट किया, 1 इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू 0 है तो ये तो कंप्लीटली 0 प्लस 1 प्लस c, सो c इक्वल्स टू 1 यहां पर दिखाई दे रहा है, क्लियरली आप देख सकते हो सर c इक्वल्स टू 1। तो जो फाइनल सॉल्यूशन यहां पर पूछा है, इसमें जो फाइनल सॉल्यूशन यहां पर पूछा है वो आप लिख सकते हो y ex इक्वल्स टू माइनस x ex प्लस 1, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक हमें लगा, इसलिए हमने PYQ में से प्रीवियस क्वेश्चन में से इनको सेलेक्ट किया और इस क्वेश्चन को यहां पर मैंने सॉल्व करवाया। यूनिक इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक और कंडीशन दे रखी थी, अगर वो कंडीशन नहीं होती तो ये क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चन की तरह बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ता हूं और एक नई कैटेगरी बताता हूं इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। देखिए, मान लीजिए आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो कुछ इस तरह की, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहली चीज आपने देखा कि सर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तो नहीं है। सर लीनियर क्यों नहीं है ये डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि एक्चुअल में यहां पर y की जगह वाई स्क्वायर आ रहा है,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक नॉन लीनियर टर्म है। सो अगर आप बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर नहीं है, तो अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अलग तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अलग तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। कैसे? जो नॉन लीनियर टर्म है ना, उससे आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 1/y² dy by dx माइनस xy डिवाइड बाय y² इक्वल्स टू x³। अब यहां पर बन रहा है 1/y² dy by dx। यहां देखिए आप प्लस, अगर आप देखें तो y से y कैंसिल आउट हो गया, सो x और यहां पर आ रहा है -1/y इक्वल्स टू x³। सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। अगर यहां y है तो यहां उसका डेरिवेटिव होना चाहिए dz by dx प्लस pz इक्वल्स टू q। अगर यहां z है तो यहां उसका डेरिवेटिव होना चाहिए dm, कुछ भी लिख रहा हूं, प्लस p, अगर m एक वेरिएबल है। अगर यहाँ m है तो यहाँ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या m में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि बेटा ऐसा ही दिखना चाहिए। वहां पर तो आपने y वेरिएबल के ऊपर चर्चा की है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि आप y में ही बात करें। वो z में भी हो सकता है, वो m में भी हो सकता है, वो n में भी हो सकता है, वो p में भी हो सकता है, व्हाटएवर, वो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। तो ध्यान से देखिए इसे, ध्यान से देखिए इसे, ये -1/y है और ये उसका डेरिवेटिव है, ये -1/y है और ये उसका डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, पर z में लीनियर नहीं है, सॉरी y में लीनियर नहीं है। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा और आपने बोल दिया -1/y इक्वल्स टू z, तो इट मींस 1/y² dy by dx इक्वल्स टू dz by dx होने वाला है। ध्यान से देखो, ये -1/y और ये उसका डेरिवेटिव। तो इसको क्या लिख सकते हैं? dz by dx, dz by dx प्लस -1/y, इसको हमने क्या मान लिया? z, ये बन गया zx इक्वल्स टू x³ इक्वल्स टू x³। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये z है, ये dz by dx है। सेकेंड टर्म जो है वो z है, ये dz by dx है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी z में, y में नहीं, z में। उन्होंने कहा y में हो, z में हो, m में हो, n में हो, p में हो, x में हो, डजंट मैटर, प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर वही है, कुछ भी नहीं बदलने वाला यहां पर। आप बोलेंगे अगर z में ये लीनियर है तो सबसे पहले पता कीजिए IF में तो y का कोई काम ही नहीं था, तो z का भी कोई काम नहीं होगा। इंटीग्रेशन, सॉरी, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ये था आपका IF। हमने कहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में y था, जहां पर y था उसकी जगह कौन आ जाएगा? z मल्टीप्लाई बाय IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई बाय IF dx प्लस c। बस इतना सा चेंज हुआ, बस इतना सा चेंज हुआ। तो यहां पर आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो, यहां पर आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि सर अगर मुझे IF फाइंड करना है, अगर मुझे IF फाइंड करना है तो ये बन जाएगा e टू द पावर, p कौन है यहाँ पर? ये z है, z को छोड़ के जो x का फंक्शन आएगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा? p x dx, तो ये बन गया e x² by 2। ये क्या बन जाएगा? e x² by 2। सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन दिया जाएगा यहां पर z मल्टीप्लाई बाय e x² by 2 equals to integration, what is q? Q is x cube e x² by 2 dx plus c। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप कहेंगे सर x² by 2 इक्वल्स टू t मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? ये बन जाएगा आपके लिए 2 से 2 कट जाएगा, सो x dx इक्वल्स टू dt।
सो आप बोल देंगे ये इंटीग्रेशन बन गया ई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन एक्स dx को आप लिखेंगे dt, यहां आ रहा है एक्स स्क्वायर, उसको आप लिखेंगे 2t, ये बन गया et प्लस सी, z e एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन अभी अभी मैंने आपको बताया था t et माइनस et प्लस सी। अब t और z को वापस रिप्लेस कर दो, तो z आपके पास में था -1/y e एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 2 t एक्स स्क्वायर बाय 2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस e एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है। दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन प्रोसीजर अगर आपको दिखे तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है। प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है आपको, प्रोसीजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात आपको बता रहा है कि जरूरी नहीं कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो सिर्फ और सिर्फ y में लीनियर हो। ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक हिडन वेरिएबल के लिए लीनियर हो, z y के लिए नहीं था, -1/y के लिए वो लीनियर था, तो -1/y को ऐसे में क्या मानना पड़ेगा आपको, z मानना पड़ेगा, और वहां से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होने वाली है। सो उम्मीद कर रहा हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इस तरह का एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जिससे थोड़ा सा पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको। देखिए सेम अगर ऐसा एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, सो ये दिया गया है dy बाई डी एक्स, साथ में हमें दिया जा रहा है प्लस x साइन 2x इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। वंस अगेन अगर आप देखें यहां पर एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई और यहां पर साइन 2y, दोनों ही टर्म ऐसी है जो कि लीनियर नहीं है, और अगर लीनियर नहीं होती है तो आपको क्या करना है, यहां पर ये जो कॉस स्क्वायर वाई है इसको डिवाइड कर दो 1/cos स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स प्लस x साइन 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो आपने कहा सर 1/cos स्क्वायर वाई को तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स प्लस साइन 2x की अगर आप बात करेंगे तो इसे आपने लिखा 2 sin x cos x, ओ सॉरी ये तो y में x में कैसे लिख दिए y, ये बन जाएगा आपके पास में cos स्क्वायर y, और यहां पर एक x है और ये बन गया x। सो ये बन गया आपके पास में sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस एक cos से एक cos कैंसिल आउट, ये बन गया आपके पास में 2 tan y x क्यूब। इसे आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर y dy प्लस 2x tan y इक्वल्स टू x क्यूब। और इतना लिखने के बाद में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सर ये tan y है और ये उसका डेरिवेटिव है, सो मैं मान लूंगा tan y इक्वल्स टू z, और जैसे आपने इसको z माना इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स dz बाई डी एक्स। देखिए जरा sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, इसको आपने क्या मान लिया dz बाई डी एक्स प्लस 2x एज इट इज रहेगा, tan y जो है इसको हमने क्या मान लिया z, तो ये बन गया आपके पास में 2x z इक्वल्स टू, ये आपके पास में आ गया x क्यूब, ये आपके पास में क्या आ गया x क्यूब। सो बेसिकली अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये dz बाई डी एक्स प्लस 2xz इक्वल्स टू x क्यूब आ रहा है। z के अंदर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तो आपका जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर आपको फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। तो ये आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी क्या है आपके पास में 2x। सो आप क्या बोलेंगे इसे e टू द पावर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 ई एक्स स्क्वायर। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन z e एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q e एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। तो z को अभी z ही रहने दो, e एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q जो है आपके पास में एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक्स स्क्वायर को क्या माना होगा t माना होगा। सो इट विल बी लाइक 2x dx इक्वल्स टू dt। सो x dx इक्वल्स टू dt बाय 2। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर z e एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको तो बोल दिया t और x dx को आपने बोल दिया dt और ये बन गया et प्लस सी। z जो है आपके पास में उसको आखिरी में पुट कर देंगे। चलिए z e एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 और ये बन गया t et माइनस et प्लस सी। सो z जो है क्या माना था 10y को z माना था, तो यहाँ पुट कर दीजिए वापस 10y e एक्स स्क्वायर 1/2। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है। हम जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो लीनियर है या नहीं है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि देखने से आपको ऐसा लगता है कि वो लीनियर नहीं है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ये y में लीनियर नहीं है लेकिन इसको z में लीनियर बनाया जा सकता है। तो ये वो कैटेगरी है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो और उसके बाद में हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े। एक बार बताएंगे क्या कोई भी चीज फ्रेम से बाहर जा रही है? अगर फ्रेम से बाहर जा रही है तो बताओ, मैं थोड़ा सा उसको अरेंज करूं। कुछ भी ऐसा है जो फ्रेम से बाहर जा रहा हो? नहीं जा रहा, ओके। चलो नहीं जा रहा तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी जल्दी से।
चलिए, सो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसमें आपने टाइप नंबर 3 लिखा था मेरे ख्याल से, टाइप नंबर 4 था वो शायद। अब टाइप नंबर 5 के अंदर आता है आपके पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या केस है? और डिफरेंशियल इक्वेशन n x कॉमा वाई dx प्लस n x कॉमा वाई dy इक्वल्स टू 0 is said to be exact if del n del y इक्वल्स टू del n del x। अगर आपके पास में del m del y इक्वल्स टू del n del x हो जाता है तो इसे क्या बोला जाएगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है देन सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ना उसमें इंटीग्रेशन लगा दो बस, n dx प्लस n dy इक्वल्स टू c कांस्टेंट, बट मेक श्योर ओनली टर्म which free from x। आप सिर्फ n के अंदर उन्हीं टर्म्स को रखने वाले हैं सॉल्यूशन के टाइम पर जो x से बिल्कुल भी फ्री हो। कैसे सर? देखो एक एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है जिसके अंदर यहां पर दिया गया x वाई स्क्वायर प्लस x dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो हमको लग रहा है यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म लग रही है, एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ये थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म लग रही है, तो हमने बोला m जो है x कॉमा वाई का जो फंक्शन है वो क्या हो सकता है यहाँ पर? एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स। n जो है वो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? x कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई। सो अब ये एग्जैक्ट है या नहीं है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। डेल m डेल y ये कितना आ रहा है, इसको y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करो, 2xy डेल n डेल x, इसको x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करो, ये भी कितना आ रहा है 2xy। सो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं डेल m डेल y इक्वल्स टू डेल n डेल x होगा। इसका मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx प्लस, अब जब n को लिखेंगे ना तो उसमें दो टर्म है, आपको सिर्फ वही टर्म लिखनी है जिसमें x नहीं हो। तो आप कहेंगे सर पहली टर्म में तो x है, सिर्फ दूसरी टर्म में x नहीं है, इक्वल्स टू कांस्टेंट, इंटीग्रेट कर दो, वाई स्क्वायर तो एज इट इज, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c।
तो आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 एलसीएम लेके ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c हो जाएगा, उसको c1 लिख दो, एक ही बात है। ये आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन आने वाला, और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आने वाली है। बड़ी आसान सी कहानी थी। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप चेक करें, ऐसा जरूरी नहीं कि आप चेक करें और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट ही निकले। ऐसा हो सकता है कि ये इक्वल ना हो। अगर इक्वल नहीं हो, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? व्हेन del m by del y not equals to del n by del x, then रूल नंबर 1 क्या करना है आपको? एक नंबर स्टेप जो है वो चेक करेंगे आप। इफ m and n are homogeneous function of same degree, अगर सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है तो आप पता करेंगे यहां पर IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज mx प्लस ny। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, वो क्या होने वाला है? mx प्लस ny। इसको फाइंड करने के बाद में मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी m1x, y dx प्लस n1x, y dy इक्वल्स टू 0। अब अगेन चेक डेल m1 बाय डेल y इक्वल्स टू डेल n1 बाय डेल x, तो इस बार ये इक्वल आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बनी है। तो आपको यहां से सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन m1 dx प्लस n1 dy, रिमेंबर फ्री फ्रॉम x इक्वल्स टू c। सो अगर इक्वल हो जाता है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अगर इक्वल नहीं हुआ तो ऐसे कंडीशन में एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF आपको फाइंड करना पड़ेगा, और वो फाइंड करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ चेंजेस आएंगे। m जो है वो m1 बन जाएगा, n जो है वो n1 बन जाएगा, और अगर वो इतना बन जाता है तो उसके बाद में आप फिर से चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। अगर वो फिर से एग्जैक्ट आ जाता है तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन लिखने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मान लीजिए वो होमोजीनियस नहीं हो, रूल नंबर 2, if n equals to y f1 x comma y and n equals to x f2 x comma y, मतलब होमोजीनियस तो दिए नहीं गए हैं, लेकिन जो पहला फंक्शन m है उसमें से y कॉमन आ रहा है और जो n है उसमें से x कॉमन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल्स टू 1 अपॉन mx माइनस ny। ये आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब आप कहेंगे सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी m1 x, y dx प्लस n1 x, y dy इक्वल्स टू 0। अब आप चेक करेंगे डेल m1 डिवाइड बाय डेल y इक्वल्स टू डेल n1 डिवाइड बाय डेल x। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। अगर एग्जैक्ट बन जाएगी तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन m1 dx इंटीग्रेशन n1 dy फ्री फ्रॉम x। बस ये ध्यान रखना। अभी इन सबके ऊपर एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। हमने कहा अगर ऐसा भी नहीं होता है
लाइक ये वाली कंडीशन भी मैच नहीं करती है। पहली कंडीशन में आपको क्या बोला गया है कि अगर होमोजीनियस है बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम ही खत्म। अगर होमोजीनियस नहीं है तो देखिए जो m है उसमें से y कॉमन आना चाहिए और जो n है उसमें से x कॉमन आना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आपको एक और टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपको क्या करना है, चेक करना है इफ डेल m डेल y माइनस डेल n डेल x डिवाइडेड बाय n, अगर ये आपके पास में या तो कांस्टेंट आ जाता है या फिर x का कोई फंक्शन आ जाता है। भाई डेल n बाय डेल y आप पहले से फाइंड करके रखेंगे, डेल n बाय डेल x वो भी आप फाइंड करके रखेंगे, बस उसको n से डिवाइड करना। अगर वहां से कोई fx या कांस्टेंट आ रहा है तो आप जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे if, वो बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन जो भी fx या कांस्टेंट आ रहा होगा, और उसके बाद का प्रोसीजर जो है ना वो सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद वापस उसे चेक करो कि वो एग्जैक्ट बना कि नहीं बना। अगर बन गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बना है तो इसका मतलब आप एक गलत अप्रोच यहाँ पर लगा रहे हो। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इफ डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y डिवाइड बाय कैपिटल M इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट आ रहा हो कोई या फिर fy आ रहा हो तो आप पता करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन fy dy, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या कर देंगे, सबके अंदर मिला देंगे। सो ये चार रूल होते हैं जिनसे आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट दी नहीं गई हो पर आपको लग रहा हो कि इसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। देखिए अगर डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाती है तो कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उसे लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, जो नॉन लीनियर टर्म उसे डिवाइड करके देखो, सेकंड टर्म जो आ रही है उसका डेरिवेटिव अगर फर्स्ट टर्म में आ रहा है तो वो बन गया लीनियर। अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा तो इसका मतलब उसको लीनियर में नहीं बनाया जा सकता, फिर उसके ऊपर टाइम खराब मत करो। एक इक्वेशन आई जो देखते ही आपने चेक किया, डेल एम वाई इक्वल्स टू डेल एन एक्स आ गया, मतलब वो एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन लिख दो। लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि उसे बनाया जा सकता है, अगर उसे आप बना सकते हो तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार रूल दिए गए, इन चारों रूल्स को काम में लेना है। कैसे काम में लेंगे, मैं बाय द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल आपको ये पॉइंट समझाता हूं, देखिए जरा ध्यान से। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है जिसके अंदर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx, यहां पर दिया गया आपको प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है आपके सामने, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा ये एग्जैक्ट है या नहीं है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो m आने वाला है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, जो n आने वाला है वो आएगा 2y। अगर आप देख रहे हैं इसे फंक्शन ऑफ x, y है और ये आपके पास में अगेन फंक्शन ऑफ x, y है, x तो है नहीं सिर्फ y बचा है, तो हमने कहा सबसे पहले चेक कर लो इसे, डेल m डेल x कितना आ रहा है, सॉरी y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना इसे, तो कितना आ रहा है 2y, इसे x के रेस्पेक्ट में करना है, डेल n डेल x कितना आ रहा है 0। सो आपने बोला सर डेल m डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n डेल x। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट बना सकते हैं नहीं बना सकते वो हमें देखना है। सर क्या ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस तब होता जब आप x को रिप्लेस करते kx से, y को रिप्लेस करते ky से, और k जो है वो कंप्लीटली कॉमन आ जाता है, पर ऐसा हो नहीं रहा, होमोजीनियस तो नहीं है। सर क्या m में से y कॉमन आ रहा है, नहीं वो भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला रूल और दूसरा रूल तो फेल हो गया। तीसरा रूल बोल रहा है कि अगर आप डेल एम वाई माइनस डेल एन एक्स डिवाइड बाई एन करते हो, तो हमने कहा देखो ये तो आ रहा है 2y और ये था 0, डिवाइड बाई एन भी है हमारे पास 2y, तो ये आ रहा 1। बोला कांस्टेंट या फिर fx आ जाता है, कांस्टेंट या फिर fx आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा।
तो हमने कहा कांस्टेंट आ गया बाय रूल नंबर 3। आपका काम हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है यहां पर, अब आपको पता करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 dx, e टू द पावर 1 जो है उसका इंटीग्रेशन x, ex आ गया। अब आपको इस ex को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ex बाय गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने कहा कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा ex x स्क्वायर प्लस ex y स्क्वायर प्लस 2x ex dx प्लस 2y ex dy इक्वल्स टू 0। सो ये जो है आपके पास में ये बन गया m1 और ये जो आया है ना ये बन गया n1। तो हमने कहा अगर मैं अब चेक करूं डेल m1 बाय डेल y, सो y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0, ये क्या बन जाएगा आपके पास में 2y ex। और अगर n जो आपको दिया गया है इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2y ex। सो अब अगर आप देखें तो डेल m1 डेल y इक्वल्स टू डेल n1 डेल x, ये बराबर है। अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, अगली स्लाइड पे लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होगा। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, देखो जरा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2x एक्स dx प्लस n में एक ही टर्म और उसके अंदर x है तो ये तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू सी। अब अगर आप इंटीग्रेशन करें इस टर्म का तो ये तो बन जाएगा y स्क्वायर एक्स। आपको करना है इंटीग्रेशन इस टर्म का, इस टर्म का भी आप जानते हैं, देखिए प्लस 2x एक्स माइनस एक्स। इस टर्म को अगर आप इंटीग्रेट करने जाएंगे तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स 2x x सॉरी 2x 2 0 एक्स एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू सी, इक्वल्स टू सी। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन तरीका यही है कि अगर आपको डायरेक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी जाए तो ऐसे कंडीशन में उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई टर्म यहां से सॉल्व करने से कैंसिल आउट हो रही है, अगर मैं चेक करना चाहूं तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2x एक्स माइनस 2 बहुत सारी टर्म कैंसिल आउट हो रही है यार यहाँ से, तो माइनस 2x एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू सी। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ दो ही टर्म बची है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये जो है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो लाइक बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके सामने आ सकती है वो सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको ये पहचानना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये पहचानना पड़ेगा कि कौन से टाइप के लिए मुझे जाना है। अगर ये आपने सही डिसीजन ले लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने हर एक टाइप को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में आपको समझा दिया कि कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है।
अगर आप देखें एज कंपेयर टू रेस्ट पार्ट ऑफ कैलकुलस, वहां पर कितना कुछ आपको सोचना पड़ रहा था, लेकिन फॉर दिस केस आपको सिर्फ इतना सोचना है कि किस टाइप के साथ मुझे जाना चाहिए। ये लीनियर मुझे लीनियर मुझे दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, ये मुझे एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको कुछ भी वहां पर ऐसा लग रहा हो कि लाइक ये लीनियर नहीं है पर लीनियर बन सकता है, तो तुरंत जाओ उसके साथ। और कैसे चेक करना है उसके लिए मैंने एग्जांपल आपको दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं। बेसिकली ये जो एग्जांपल है, देखिए एक और एग्जांपल बता देता हूं, 5-7 मिनट बचे हैं अभी। सो ये एग्जांपल आपको दिया जा रहा है y माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस माइनस है माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ये प्रॉब्लम हमारे पास में है। सो इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे m y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर आप डिफाइन करेंगे n। अब स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो बोलते हैं n बराबर है x प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अरे नहीं, एक नेगेटिव साइन दिया। सो डेल m डेल y इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy, डेल n डेल x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा माइनस 1 प्लस 2xy। सो ऑफ कोर्स ये तो मैच नहीं कर रहा, ये तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलेंगे कि यहां पर डेल m नॉट डेल m लिख देता हूं मैं, डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x। ये इक्वल नहीं है, ये जो टर्म है ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आप देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप। आपको क्या करना है यहां पर ऐसी कंडीशन में, सिंपली आप देखिए होमोजीनियस तो नहीं है, लेकिन पहली टर्म में से y कॉमन आ रहा है, दूसरे में से x कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, वहां से आप फाइंड करेंगे IF 1 अपॉन mx माइनस ny। 1 अपॉन m क्या है आपके पास में, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया x से माइनस n, आपके पास में क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर वाई IF इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई। एक्स को जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। IF इक्वल्स टू 1 अपॉन 2xy। ये आपके पास में आ गया IF। सो अब आपको क्या करना है, इस IF को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, इस IF को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस IF को मल्टीप्लाई करेंगे यहां से 1/2xy 1/2xy जब ये 2xy अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/2x माइनस x कट गया, y से y कट गया, y डिवाइडेड बाई 2 dx। x कट गया 1 अपॉन 2y, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा x कट गया, y से y कट गया, x डिवाइडेड बाई 2 dy इक्वल्स टू 0। एक नया m आ गया, एक नया n आ गया, जिसको आप बोलते हैं m1, जिसको आप बोलते हैं n1। तो अगर आप देखें यहां पर डेल m1 बाय डेल y इक्वल्स टू डेल m1 बाय डेल y। सो अगर m1 को y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली टर्म तो 0, दूसरी टर्म में आ रहा है -1/2। अगर आप यहां पर डेल n1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली टर्म तो 0 और दूसरी टर्म आ रही है -1/2। ये तो मैच कर गया। अगर मैच कर गया तो लगा दो इंटीग्रेशन का साइन।
1/2x माइनस y/2 dx प्लस इंटीग्रेशन, इस टर्म में x नहीं है, इस टर्म में x है, तो -1/2y dy इक्वल्स टू c। सो 1/2 एज इट इज, 1/x के लिए ln x माइनस yx डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 1/2 ln y इक्वल्स टू c। सो ये आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बाकी कोई खास जरूरत नहीं है, इतना ही ठीक है। सिंप्लीफाई तो हम लोग तब करेंगे जब एग्जाम में ऑप्शंस हमारे सामने आएंगे। तो हाफ ln x माइनस वाई एक्स बाई 2 माइनस हाफ ln y इक्वल्स टू c। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए किस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पर मैंने हर एक टाइप के ऊपर एक या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रॉब्लम करवाई है, लेकिन इसके लिए हम लोग यूट्यूब पर आपके लिए प्रैक्टिस सेशन डिजाइन कर रहे हैं। रोज 8 बजे होती थी क्लास, आज से वो क्लास 4 बजे होगी। आज से वो क्लास 4 बजे होगी। तो उसका लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम पे जाकर सर्च मार लेना लेट्स स्टार्ट जेटीएससी पीएसयू और उसे ज्वाइन कर लेना, उसी के अंदर आपके क्लास का लिंक आ जाएगा। क्लियर है? सो स्क्रीनशॉट जो रह गए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। आई थिंक कहां से रह गया था, यहां से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। सो मेरे ख्याल से सारे स्क्रीनशॉट्स हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैंने अपना नंबर भी आपके साथ शेयर कर रखा है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कल मिलते हैं, कल का मैथमेटिक्स का क्लास रहेगा जिसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग आगे करने वाले हैं। इसके अलावा 4 बजे हमारा यूट्यूब पर भी सेशन रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक आ जाएगा, आप उसको देख लेना और क्लास टाइम पर ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम लोग इसके ऊपर और प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।